हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में मौर्यन एम्पायर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम मौर्यन एम्पायर को शुरू करें उससे पहले यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यह पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज रानी अशोका mentioned along with the stone portrait of Ashoka। ये 2019 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस लेक्चर को पढ़ने के बाद देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ धम्मा। ये भी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस लेक्चर को पढ़ने के बाद देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं मौर्यन एम्पायर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप देखिए और इतिहास को समझिए। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहां? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। फ्रेंड्स, आपने क्या देखा? आपने देखा जब जब शिक्षक की अवहेलना होती है, डिसरेस्पेक्ट होती है, तब तब सत्ता की परिवर्तन होती है। और यही आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। क्या हुआ था? धनानंद के द्वारा, धनानंद जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मगध डायनेस्टी को स्टडी किया, उसमें देखा कि नंद डायनेस्टी जो महापद्मानंद के द्वारा फाउंड किया गया था, और धनानंद जब राज कर रहा था उस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडस रिवर को क्रॉस करके व्यास रिवर तक पहुंच गया था। उस वक्त यूरोपियन का इन्वेजन हमारे इंडिया पर न हो जाए, उसके लिए कौटिल्य, चाणक्य उस वक्त के किंग धनानंद के पास पहुंचे, यह बताने के लिए कि यूरोपियन हम पे इन्वेजन करने वाले हैं। धनानंद ने डिसरिस्पेक्ट किया, एक शिक्षक को साधारण समझा, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के नंद डायनेस्टी को खत्म कर दिया। और उस वक्त शुरू होती है मौर्य एम्पायर। इसी मौर्य एम्पायर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड 321 बीसी से 184 बीसी का होता है। मौर्य एम्पायर का जो फाउंडर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया, नंद डायनेस्टी को डिफीट करके, धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का फाउंड करते हैं। फ्रेंड्स, जब चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का किंग बनते हैं, उस वक्त सेलुकस निकेटर जो अलेक्जेंडर के द्वारा छोड़कर गया हुआ टेरिटरी था, उस टेरिटरी को रूल कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को डिफीट करके यह जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था उसको हासिल कर लिया, और इसके बदले में 500 एलिफेंट को गिफ्ट किया सेलुकस निकेटर को। और
सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को एम्बेसडर बना के मौर्यन कोर्ट में भेजा। प्रश्न यह यूपीएससी में पूछा गया है, दूसरे भी एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्यन कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एम्बेसडर कौन था, तो वो था मेगास्थनीज। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता था, तो वह नाम था सेंड्रोकोटस। यह ग्रीक हिस्टोरियन ने नाम दिया है। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया, जैनिज्म को स्वीकार किया। किसके लीडर में, तो भद्रबाहु के लीडर में। भद्रबाहु के लीडर में जैनिज्म को स्वीकार करके वह सदर्न इंडिया को मूव किए और सलेखना को प्राप्त किए। जब चंद्रगुप्त मौर्य सलेखना को प्राप्त कर लिए, उस वक्त बिंदुसार उनका बेटा किंग बनता है। ये जो बिंदुसार हैं, इनको स्लेयर ऑफ एनेमी के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीक बताते हैं अमित्र गाथा। जो टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक्सपेंड की गई थी, उस टेरिटरी को अखंड भारत बनाने वाले बिंदुसार थे। अखंड भारत बनाने वाले बिंदुसार थे। यानी कहूं तो फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार, ये सारा का सारा टेरिटरी इंडिया के था। हमारा लक्ष्य भी आगे यही होगा। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे, उस वक्त सेल्यूकस निकेटर ने एम्बेसडर के तौर पर मेगास्थनीज को भेजा। जब बिंदुसार रूल कर रहे थे, उस वक्त डेमाकोस नाम का व्यक्ति एम्बेसडर के तौर पर मौर्यन कोर्ट में आया। ये क्यों मैं बता रहा हूं? जो एम्बेसडर हैं मौर्यन कोर्ट के, किन लीडर के अंडर में, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, बिंदुसार किस फिलॉसफी को फॉलो करते थे? तो बिंदुसार जिस फिलॉसफी को फॉलो करते थे, वो था आजीवक फिलॉसफी। तो फ्रेंड्स, प्रश्न यह उठता है कि आजीवक फिलॉसफी क्या होता है? आजीवक का मतलब होता है एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, यानी नियति। जो चीज नियति में लिखी हुई है वही होने वाला है। भाग्य में जो लिखा हुआ है वही होने वाला है। इस फिलॉसफी को बिंदुसार फॉलो कर रहे थे। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और इस मैप को देखते हैं। इस मैप में जो ये रेड कलर का टेरिटरी है, यह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा रूल किया जा रहा था। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यह अलेक्जेंडर के द्वारा छोड़कर गया हुआ जो टेरिटरी था, इस टेरिटरी का गवर्नर था। यह जो येलो कलर से एरिया दिख रहा है, इस एरिया को रूल करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। फ्रेंड्स, ये जो होल एरिया है, यानी येलो को इंक्लूड करते हैं और सदर्न इंडिया को इंक्लूड करते हैं, यानी सुवर्णगिरी को इंक्लूड करते हुए अगर हम लगभग सदर्न इंडिया के डाउन में पहुंचते हैं, तो यहां तक की टेरिटरी पूरी तरह से मौर्य एम्पायर के अंतर्गत आ जाती है। यानी जो टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य ने गेन की थी, उससे ज्यादा टेरिटरी बिंदुसार ने गेन की। इसलिए बिंदुसार को ग्रीक्स ने स्लेयर ऑफ एनिमी का टाइटल दिया। स्लेयर्स ऑफ एनिमीज का टाइटल दिया। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं। बिंदुसार का लड़का अशोक, जिनको
अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सत्ता को संभाला। फ्रेंड्स, अगर हम इस मैप को देखते हैं तो इस मैप में एक ऐसा टेरिटरी है जो नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं तो बिंदुसार ने जीता था, और वह टेरिटरी है कलिंगा। इस कलिंग को अपना बनाने के लिए अशोक ने जी जान लगा दिया, पर हुआ क्या? हृदय परिवर्तन। कैसे फ्रेंड्स? तो अशोका ने कलिंग को कन्क्वेस्ट किया। कैसे? थ्रू वार। उस वार में क्या हुआ? लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए, और इस वार को ब्लडी बैटल के नाम से भी जाना जाता है, यानी खूनी जंग। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये जो बातें लिखी गई हैं ये कहां से आई हैं? तो यह जो बातें लिखी गई हैं यह रॉक 13 एडिक्ट से आई हैं। आगे मैं आपको अशोका के रॉक एडिक्ट के बारे में भी बताऊंगा। जब उस वक्त पुस्तकें, कॉपी, किताब नहीं होता था तो रॉक्स पे इंस्क्रिप्शन के थ्रू लिखा जाता था, ताकि आने वाली जनरेशन पास्ट को समझ सके, हिस्ट्री को जान सके। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और समझते हैं। अशोका बुद्धिस्ट मॉन्क मोगालीपुट्टा टीसा से बहुत प्रभावित हुए और बुद्धिज्म को इम्ब्रेस किए, बुद्धिज्म को स्वीकारे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब कलिंग को कन्क्वेस्ट किए, 1 लाख सैनिक मारे गए, तब अशोक की हृदय परिवर्तन हुई और बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया, और उन्होंने एक स्लोगन दिया, भेरी घोषा को छोड़ो, धम्मा घोषा को अपनाओ। भेरी घोषा कहूं तो क्या? कनकर थ्रू वार, यानी युद्ध लड़ करके हम किसी को जो जीतते हैं उसको भेरी घोषा कहते हैं, और भेरी घोषा को छोड़ धम्मा घोषा को अपनाओ, यानी कनकर थ्रू लव, वर्च्यू। ये बातें भी रॉक 13 के एडिक्ट में लिखी गई हैं। और अशोक ने खुद को पैटर्नल किंग घोषित किया। पैटर्नल किंग कहूं तो फादर ऑफ ऑल, सबके पिता अपने आप को बताया। फ्रेंड्स, अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो किया, तो हमारा फर्ज यह बनता है कि हम अशोक और बुद्धिज्म को भी स्टडी करें। अगर हम अशोक और बुद्धिज्म की बात करते हैं तो अशोक ने शुरू में शाक्य उपासक बने, उसके बाद भिक्षुक बने, मॉन्क बन गए, और डिफरेंट तीर्थ स्थलों पर घूमना शुरू किया, धम्मा यात्रा शुरू किया। यानी जो धम्मा घोषा था उसको प्रचार करना शुरू किया, और इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट जैसे कि सारनाथ, यहां पर वो विजिट किए। बोध गया, यहां पर भी पहुंचे, यानी बिहार का जो गया जगह है वहां पर भी पहुंचे। अपने धम्मा घोषा फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने धम्म महामंत्र को अपॉइंट किया, ताकि हर सोशल क्लास में धम्मा घोषा की फिलॉसफी पहुंच सके। अशोका ने खुद के बेटे महेंद्र को, खुद के बेटी संगमित्र को श्रीलंका भेजा। किस लिए? ताकि वहां जाकर के बोधि ट्री के एक ब्रांच को लगा सके, यानी बोधि के पेड़ के एक शाखा को लगा सके। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि बोधि ट्री के नीचे ही भगवान बुद्ध को निर्वाण, इनलाइटमेंट मिला था, और
अशोक भी बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म को प्रमोट करने के क्रम में, तो अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पाटलिपुत्र में हेल्ड कराया। यह भी अशोक की अचीवमेंट मानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अशोकाज कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा, यानी धम्मा के प्रति अशोक का कॉन्सेप्ट क्या था, सब चीज छोड़ करके हट जाना, तो नहीं, त्याग नहीं, रिनॉन्सिएशन नहीं, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। फ्रेंड्स, राजा को स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात तो सही है। राजा अगर बहुत ज्यादा दयालु हो जाता है तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ऐसी ही प्रॉब्लम हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि जो भी अशोका का धम्मा था उसका क्या सिद्धांत था। अगर हम सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, तो प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। हम लोगों ने पढ़ा था नॉन इंजरी, यानी नहीं स्पीच से, नहीं एक्शन से, नहीं माइंड से हम वायलेंस करने को सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कर सकते हैं। रेस्पेक्टिंग ऑन्स पेरेंट, अपने पिता की आदर करना, टीचर की आदर करना, एनिमल किलिंग को प्रोहिबिट करना, प्रमोटिंग कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा, यानी प्यार से दूसरों को जीतना, न कि वार से। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो बातें हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका धम्मा, ये कहां से मिलता है, तो यह मिलता है कंधार इंस्क्रिप्शन से। फ्रेंड्स, एक एक बात में दम है और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दीवार पर चिपक के इस बात को सुन रहे हो तो जग जाओ, क्योंकि कंधार इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट 13 ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, और यूपीएससी पीवाईक्यू के पैटर्न पर क्वेश्चन फ्रेम करके फिर से आपसे पूछ सकती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, अशोका के फिलॉसफी से लोग इतने प्रभावित हुए कि ऐसा कहा जाता है कि फिशरमैन ने फिशिंग छोड़ करके फार्मिंग शुरू कर दी। अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर की, तो सबसे पहले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का सोर्स पता करते हैं, और वह सोर्स है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। दूसरा सोर्स है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं कौटिल्य यानी चाणक्य की, तो इन्होंने क्या राजशाही को, मोनार्की को सपोर्ट किया? तो फ्रेंड्स, कौटिल्य ने मोनार्की को सपोर्ट किया, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं। उन्होंने यह कहा कि राजा तो है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना भी अनिवार्य है, यानी मंत्री परिषद की बात किया। यानी जो मंत्री परिषद होंगे उसमें कौन कौन से लोग होंगे, तो पुरोहित यानी चीफ प्रीस्ट, जो सबसे ज्ञानवान विद्वान होगा, सेनापति यानी कमांडर, और युवराज जो उनका उत्तराधिकारी होगा। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। कौन कौन से लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में? तो सबसे पहला जो लोग थे वे थे अमात्य यानी सिविल सर्वेंट। इनका काम क्या था? रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो वे थे समाहर्ता, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जिला समाहर्ता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उस वक्त के अध्यक्ष थे समाहर्ता। बात करते हैं सनिधाता, ये कस्टोडियन थे स्टेट ट्रेजरी की। फ्रेंड्स,
यहां जो 3 टर्म है, अमत्य, समहर्ता और सानिध्यता, इस टर्म को यूपीएससी पूछ सकता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। अगर हम कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसके जो हेड थे उनको अध्यक्ष कहा गया, जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री को डील कर रहे थे कस्टम ड्यूटीज से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, वेट्स एंड मेजर से रिलेटेड चीजों को ये देख रहे थे। अगर हम न्याय की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, तो इसको जो देख रहे थे, हेड थे, वे थे धर्म अधिकारी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य में सुप्रीम कोर्ट की तरह एक चीफ जस्टिस के हैसियत से धर्म अधिकारी न्याय कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो मौर्यन एम्पायर है, जो मौर्यन एम्पायर था, वह 4 प्रोविंस में डिवाइडेड था। कौन कौन सा प्रोविंस? तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, कलिंगा। फ्रेंड्स, इसको हम लोग मैप पर भी देखते हैं। अगर यह अखंड भारत का मैप है तो तक्षशिला नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में था, उज्जैन लगभग सेंट्रल इंडिया में था और अभी भी है, सुवर्णगिरी कर्नाटक के जगह पर था, अभी भी है, और कलिंग यानी ओडिशा, जहां पे ब्लडी बैटल, खूनी जंग हुआ। तो फ्रेंड्स, इस मैप पर हमने 4 प्रोविंसेस अशोका एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत यानी मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत हमने दिखाया। अगर हम बात करते हैं लोकल लेवल पर यानी प्रोविंस के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं सेंट्रल, स्टेट और पंचायत, यानी लोकल लेवल पर बात करते हैं, तो लोकल लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज प्रोवाइड की गई थी। उसमें सबसे पहले थे राजुका यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अब राजुका को असिस्ट करने के लिए, राजुका को हेल्प करने के लिए युक्ता थे, जिनको सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहा गया। अब ग्रामणी, ये विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। अगर हम बात करते हैं गोपा की, तो ये लगभग 10 से 15 गांवों को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबल थे। यानी राजुका, युक्ता, ग्रामणी, गोपा, ये अगर हम डाउनवर्ड आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लेवल पर तो लिखा गया है। इस चीज को हम ध्यान में रखें। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स मौर्यन आर्किटेक्चर की, तो इसमें स्टोन की इस्तेमाल होना शुरू हो गया। किस चीज में? तो मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन में। इसलिए इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अभी आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। इंडिया का सबसे पहला अर्बनाइजेशन किसको कहा जाता है? फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दें, नहीं तो क्या करेंगे? आगे पढ़ाएंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा गया तो सेकेंड अर्बनाइजेशन मौर्यन एम्पायर को कहा गया है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं मौर्यन आर्किटेक्चर में, तो जो पिलर्स थे वो मोनोलिथिक थे, यानी उसमें बहुत ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एक ही पत्थर को काट करके शार्प बनाया गया था। एक पिलर है सारनाथ पिलर, जो कि बहुत ही फेमस है, जिस पर 4 लायंस को
दिखाया गया है, जिसको हम आइकनिक लायंस कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पिलर पे सर्कल में कुछ एनिमल्स हैं। हो सकता है कि इन एनिमल्स को यूपीएससी पूछ ले। जो एनिमल है वह है लायन, एलिफेंट, बुल, हॉर्स। फ्रेंड्स, हो सकता है कि यह हम एग्जाम में भूल जाए, तो इसको याद करने का मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, भेल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इससे आप इसको याद रखें। भेल कहूं तो B फॉर बुल, H फॉर हॉर्स, E फॉर एलिफेंट और L फॉर लायन। ये जो चारों जानवर हैं वह स्मॉल सर्कल पर रोटेट करते हुए दिख जाएंगे। अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लोमस ऋषि केव, जो कि बिहार के बोध गया में है, यहां पर आजीवक सेक्ट को गिफ्ट किया गया। यानी लोमस ऋषि केव किसको गिफ्ट किया गया? आजीवक सेक्ट को। अगर हम बात करते हैं कुम्हरार, जो कि पटना के नजदीक में है, यहां पर पिलर्ड पैलेसेज मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन की, तो इसका एग्जाम्पल है गिरनार रॉक, गुजरात वाला। अशोकाज धम्मा इज इनग्रेव्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी अशोक की जो फिलॉसफी थी, कोड ऑफ कंडक्ट की जो बातें थी, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। एग्जाम्पल गिरनार रॉक। अशोक ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा स्तूपाज भी बनवाया, जिसमें चैत्या और बिहारा थे। अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा चैत्या और बिहारा के बारे में बताऊं। विहारा कहूं तो डोरमेट्रीज, जहां पर मॉन्क्स रहेंगे, और चैत्य कहे तो पिलर्ड हॉल। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अशोकन एडिक्ट्स की बात करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अशोकन एडिक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो टोटल 33 इंस्क्रिप्शन पिलर पे पाया गया है। 33 इंस्क्रिप्शन पिलर्स पे पाए गए हैं। अब हम अगर बात करते हैं इस पर की लिखावट की, तो वह लिखावट प्राकृत, ब्राह्मी दोनों में है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की, तो इस रीजन में खारोष्टी यानी पर्शियन स्क्रिप्ट। फ्रेंड्स, अगर यह इंडिया है, अखंड भारत है, और यह नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, तो इस रीजन के नजदीक में है ईरान यानी पर्सिया। यानी अगर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के करीब में ईरान है, तो ईरान का कल्चरल इन्फ्लुएंस इस पे पड़ेगा, और यहां पे खारोष्टी यानी पर्शियन स्क्रिप्ट होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो माइनर एडिक्ट्स हैं, जैसे कि मास्की कर्नाटका में, यहां पर जो अशोका का नाम है अशोका लिखा गया है। अगर हम मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स की बात करते हैं, तो अशोका को देवनम प्रियादशी यानी डियर टू द गॉड से रेफर किया गया है। फ्रेंड्स, अशोकन एडिक्ट्स में जो कुछ भी, जैसे खारोष्टी स्क्रिप्ट किस रीजन में, मास्की कर्नाटका, इस पर अशोका को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो अशोका को अशोका से रिप्रेजेंट किया गया है। दिमाग में रखिए। अगर हम बात करते हैं देवनम पियादशी, देवनम पियादशी यह कहां पर है, तो यह भी मास्की कर्नाटका में है। अगर हम बात करते हैं जेम्स प्रिंसप की, तो 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोकाज इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया यानी रीड किया। फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं अशोकन एडिक्ट्स की, अशोकन एडिक्ट्स की,
तो ये दो प्रकार के थे, एक मेजर रॉक इडिक्ट्स, दूसरा माइनर रॉक इडिक्ट्स। जो मेजर रॉक इडिक्ट्स है वह अशोका का वास्टनेस एम्पायर को रिप्रेजेंट करता है, वास्टनेस यानी अखंड भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनर रॉक्स जो है वह अशोका के अंतर में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर रहा था। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। एडिक्ट्स ऑफ अशोका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो मैप फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, इस मैप में जो भी नाम लिखा हुआ है उसके जगह को याद रखें, हम याद करते हैं। जैसे कि कलसी, ये यूपीएससी पीवाईक्यू में है और यूपीएससी ने पूछ चुका है। कलसी कहां है फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। दिल्ली तोपरा कहां है? तो दिल्ली में है। लुम्बिनी कहां है? नेपाल में है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, ये तीनों के तीनों बिहार में है। तीनों के तीनों कहां है? बिहार में है। अगर हम थोड़ा सदर्न इंडिया में आते हैं और देखते हैं सन्नाटी, तो ये कर्नाटक में है। ये कहां है फ्रेंड्स? कर्नाटक। ये किस नदी के किनारे है? तो ये भीमा रिवर के किनारे है। अगर हम बात करते हैं गिरनार, गुजरात, अभी अभी मैंने आपको रॉकेट से बात की थी। अगर हम बात करते हैं धौली, जौगढ़, तो धौली और जौगढ़ कहां है फ्रेंड्स? तो ये है ओडिशा में। ओडिशा। मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अमरावती और एरागुडी, ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, तो शहबाजगरी, पाकिस्तान, कंधार, अफगानिस्तान, और मानसेरा, ये भी पाकिस्तान। फ्रेंड्स, इस मैप में जो भी लिखा हुआ है उसको हमें 2-3 बार पढ़ना है और याद रखना है। फ्रेंड्स, जो स्क्वायर से इस मैप में रिप्रेजेंट है वो मेजर रॉक्स है, यानी कलसी एक मेजर रॉक्स है, धौली एक मेजर रॉक इडिक्ट्स है, जौगढ़ मेजर रॉक इडिक्ट्स है, गिरनार मेजर रॉक इडिक्ट्स है, सन्नाटी मेजर रॉक इडिक्ट्स है, एरागुडी मेजर रॉक इडिक्ट्स है, और जो ट्रेंगल नुमा बना हुआ है, त्रिभुज नुमा बना हुआ है, वह पिलर इडिक्ट्स है। यानी पिलर होगा, इस पिलर पर इंस्क्रिप्शन में लिखा होगा, और जो व्हाइट स्क्वायर में है वो माइनर रॉक इडिक्ट्स में होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप इस मैप को अच्छे से समझे होंगे। लोकेशन को आप ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर की, तो सबसे पहला सोर्स है कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र। इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र को इंडियन मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। इस अर्थशास्त्र से हमें क्या पता चलता है? तो किंग और उनके काउंसिल के बारे में पता चलता है। यानी राजा जो थे एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं थे, वो अपने काउंसिल यानी मंत्री परिषद से एडवाइस लेते थे। सिविल और क्रिमिनल लॉ की बातें पता चलती है, डिप्लोमेसी और वार स्ट्रेटजी की बातें चलती है। फ्रेंड्स, चाणक्य ने कहा है जो हमारा पड़ोसी का पड़ोसी होता है ना, वो हमारे लिए ज्यादा वफादार होता है। ओके, आप समझ चुके होंगे मैं किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसलिए हमें अफगानिस्तान को अपने तरफ झुका कर रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं मुद्रा राक्षस, जो दूसरा सोर्स था, यह विशाखा दत्त का था। मुद्रा राक्षस से क्या पता चलता है फ्रेंड्स? तो इससे सोशियो इकोनॉमिक यानी सोसाइटी और इकोनॉमी जो थी मौर्यन एम्पायर की, वह कैसी थी, यह विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से पता चलता है। अगर हम बात करते हैं इंडिका की, जो मेगास्थनीज कौन था फ्रेंड्स? सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो मौर्यन एम्पायर के अंदर अपना एम्बेसडर भेजा। उस एम्बेसडर का नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका, ओके फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में रह करके। इससे भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है। फ्रेंड्स, मौर्यन एम्पायर, कोई भी एम्पायर एक ग्राफ की तरफ ऊपर बढ़ता है, जब अपने पीक पर पहुंचता है तब वहां से डिक्लाइन होता है। तो मौर्य एम्पायर भी डिक्लाइन हुआ। तो कौन कौन से फैक्टर थे मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन होने के? अगर हम बात करते हैं कारणों पे, तो सबसे पहला कारण था अशोका का बुद्धिस्ट पॉलिसीज के प्रति बहुत ज्यादा झुक जाना। इससे क्या हुआ, ब्राह्मण्स जो थे नाराज हो गए। कैसे नाराज हो गए फ्रेंड्स? तो जो ब्राह्मण्स थे वो भी रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, रिचुअल्स। और आप जानते हो फ्रेंड्स, रिचुअल्स को परफॉर्म करने में सेक्रीफाइस की अहम भूमिका होती है। और सेक्रीफाइस मतलब कैटल्स को किल करना। और अभी अभी तो कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि अशोका के धम्मा फिलॉसफी से इतने प्रभावित हुए लोग कि फिशरमैन ने फिशिंग तक छोड़ दिया। तो कैटल सेक्रीफाइस की बात कहां से होगी? तो ब्राह्मण्स इसको अपोज करने लगे। ये पहला पॉइंट हुआ फ्रेंड्स। दूसरा बात करते हैं, तो अशोका के बाद जो मौर्य एम्पायर के सक्सेसर थे वीक थे, कमजोर थे। ब्राह्मण डिसकंटेंट तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। इसी में पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण थे नाराज हुए, और मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट किंग थे बृहद्रथ, इसको पुष्यमित्र शुंग ने किल किया और मौर्य एम्पायर को एंड किया। इसके बाद की जो डायनेस्टी होती है वह होती है शुंगा डायनेस्टी, जो कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर में हम लोग स्टडी करेंगे। और डिक्लाइन होने का कारण करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन आज से 2500 साल पहले भी था और आज भी है फ्रेंड्स। करप्शन को एलिमिनेट करना और एलिमिनेट करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम इस एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे। हम इस फिलॉसफी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो ये मौर्यन एम्पायर है, जो ये अखंड भारत मौर्य एम्पायर ने बनाया था, मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद ये थोड़ा बिखर जाता है। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इसको बैक्टीरियन रूल करने लगते हैं। बैक्टेरियंस इसको ये रूल करने लगते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सीथियन, इंडो सीथियन, तो आप समझिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया को बैक्टेरियंस रूल करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, इनको पुष्यमित्र शुंग ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद शुंगा डायनेस्टी का स्थापना किया। शुंगा डायनेस्टी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं जो इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में ही हम लोग शुरू किए थे। क्वेश्चन यह है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोका यानी किंग अशोका मेंशन्ड along with a stone portrait of अशोका। आप वीडियो को 30 सेकेंड पॉज कीजिए और आंसर खुद से बताइए। फ्रेंड्स, अगर हम सांची की बात करते हैं तो यहां इंस्क्रिप्शन नहीं, यहां स्तूपा। अगर हम शहबाजगढ़ी की बात कर रहे हैं तो यह लोकेशन तो पाकिस्तान में है फ्रेंड्स। अगर हम सोहगौरा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं PYQ बना रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया कि सोहगौरा ये कॉपर प्लेट के लिए फेमस है, कॉपर प्लेट के लिए फेमस है। और सोहगौरा कहां है? गोरखपुर में है। कहां है फ्रेंड्स? गोरखपुर में है। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये 3 ऑप्शन खत्म होता है तो आंसर सीधा का सीधा आ जाता है कंगनहली। फ्रेंड्स, सवाल यह उठता है कि ये कंगनहली कहां है? तो ये कंगनहली जो हम लोगों ने मैप में देखा यहां पे सन्नाटी, तो इस सन्नाटी के नजदीक में है कंगनहली, यानी ये भी कर्नाटक में ही है। कंगनहली कहां है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। किसके नजदीक? तो सन्नाटी के नजदीक है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप इस प्रश्न के आंसर को आप समझ गए होंगे। यहां पर इस प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़िए। अगर इसको आप हिंदी में चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं PDF को हिंदी में भी प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स, दूसरे प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वह देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ धम्मा, यानी अशोक के द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट था उस कोड ऑफ कंडक्ट में इनमें से कौन हिस्सा नहीं था? एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑनरिंग द किंग, राजा को ऑनर करना। दूसरा देखते हैं टॉलरेंस ऑफ रिलीजन्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, अशोक बुद्धिज्म को फॉलो तो जरूर कर रहे थे लेकिन ब्राह्मण्स को पैट्रोनेज भी दे रहे थे। तो ये तो बात धम्मा का हिस्सा था। रेस्पेक्टिंग ब्राह्मण्स, बिल्कुल धम्मा का हिस्सा था। प्रमोटिंग वेलफेयर, बिल्कुल फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा मेगास्थलीज का जो इंडिका, थोड़ी ऊपर थोड़े पीछे जाकर के समझें, वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा ए, ऑनरिंग द किंग। फ्रेंड्स, यहां पर हमने 2 क्वेश्चन दिखाया। आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं अशोकन रॉक एडिक्ट्स इन डेप्थ। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रॉक नंबर 13 किस चीज के लिए फेमस है, तो उस चीज को देखते हैं। जो रॉक एडिक्ट 1 है इस पर एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करना लिखा हुआ है। जो रॉक एडिक्ट 2 है ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना मेंशन कर रहा है। अब सारे रॉक एडिक्ट्स को तो फ्रेंड्स हम रिमेंबर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है उसको हम जरूर रिमेंबर करेंगे। जैसे रॉक एडिक्ट 4 पर क्या लिखा हुआ है, तो इस पे नॉन वायलेंस की बातें लिखी हुई है। नॉन वायलेंस, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, बोली से और कर्म से, तीनों से वायलेंस 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 बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, अगर हम रॉक एडिक्ट 5 की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामताज की मेंशन है, यानी अशोक अपने कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए धम्मा महामत्ता को अपॉइंट करते हैं। यह रॉक एडिक्ट 5 में मेंशन है। उसी प्रकार से अगर हम रॉक एडिक्ट 9 की बात करते हैं तो सेरेमोनीज, बर्थ के बाद, बीमारी में, मैरिज के समय,
जो सेरेमोनीज को मनाया जाता है इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रॉक एडिक्ट 13 पे, तो इस पे कलिंगा का कन्क्वेस्ट को मेंशन किया गया है, यानी कन्क्वेस्ट बाय धम्मा इंस्टीड ऑफ वार। भेरी घोषा को छोड़ो और धम्मा घोषा को अपनाओ, यह चीजें इस पर मेंशन है। फ्रेंड्स, मौर्य एम्पायर को हम लोगों ने डिटेल्स और डेप्थ में देखा। मौर्य एम्पायर पे हम डिफरेंट स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के द्वारा जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो हम एक लेक्चर में लेकर के आने वाले हैं। अगर यह आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।